नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव क्यूबिक्स कोचिंग क्लासेस से आपका हिंदी फैकल्टी। और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपीपी की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसी को संदर्भ में देखते हुए जो है हिंदी की क्लासेस आज से जो है स्टार्ट हो गई हैं। और आज जो है हम लोग जो है एक टॉपिक देखेंगे, वर्ण विचार, जो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण और जो सबसे पहला टॉपिक है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक से देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, और इस जो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो है हमें मिलना चाहिए। ओके, थैंक्स दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण वर्ण क्या होता है, पहले हम यह जानेंगे। वर्ण जो होता है भाषा की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, यानी उस इकाई जिसके हम और टुकड़े और खंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। जिसको हम जान सकते हैं, जैसे भाषा की सबसे लघुतम इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहां पर हमने अ लिखा, तो अ के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अ आपका वर्ण है। जैसे मैंने क लिखा तो क आपका वर्ण है, च लिखा तो च आपका वर्ण है। यानी ये सबसे छोटे भाषा की इकाई है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपके वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपके वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दोनों से जो मिल करके जो है वर्णमाला बनती है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो होता है वर्णमाला बनती है। यानी इसमें जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं और वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है जो वर्णमाला कहलाता है। तो सबसे पहले जो होता है हम देखेंगे वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के जो व्यवस्थित समूह में होता है, जैसे स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आपके स्वर हो गए, 11 हो गए। इसके बाद जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उसको हम इसमें जो है चर्चा करेंगे कि आपके जो स्वर क्या हैं और आपके व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से, जो फेफड़ों से वायु निकलती है बिना किसी रुकावट, बिना किसी अवरोध को निकले, तो उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा निर्बाध गति से
गति से या बिना अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा निर्बाध गति से जो है बाहर निकलती है, बिना अवरोध के बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। तो स्वरों की संख्या जो होती है, स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके जो हैं स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। आपके ये स्वर हैं, इनकी संख्या जो है 11 है। नेक्स्ट आपका आता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो मात्रा की संख्या, मात्रा की संख्या जो होती है वह 10 ही होती है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जो होती हैं सभी की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की, ई की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सभी की मात्राएं होती हैं, केवल अ की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, सिंपली बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट आपके आते हैं कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। स्वरों को किन किन आधार पे जो होता है वर्णन किया जाता है, या स्वर के जो कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जो भेद होते हैं, आपके स्वर के जो भेद होते हैं वह 2 आधार पे किए जाते हैं। एक तो जो होता है प्रयत्न के आधार पर, पहला होता है प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरा जो होता है वह होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। दो प्रकार से स्वरों के भेद किए जा सकते हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हम सबसे पहले जो होता है प्रयत्न विधि के आधार पर देखेंगे। तो प्रयत्न विधि के आधार पे कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न विधि के आधार पर पहला है इसमें प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर भेद। प्रयत्न विधि के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, एक तो होता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर होता है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जिह्वा की स्थिति के आधार पर देखते हैं। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर इसके 3 भेद हो जाते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग से किया जाता है उसको अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है वो मध्य स्वर, और जिसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे जो ई है,
और उ है, ई ए ऐ, सॉरी, ई और जो ए ऐ है, ए ऐ, वो आपके जो होता है वह अग्र स्वर होते हैं। आपका जो होता है आ आपका जो होता है वह मध्य स्वर होता है। और जितने भी आपके हैं आ, एक आगत का आ होता है, आगत आ होता है आ, और उ और ओ औ। ये आपके जिह्वा की स्थिति के आधार पर होते हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर आपके स्वरों की संख्या 3 होती है। इसके आधार पर जो होते हैं स्वर 3 होते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर यानी जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से किया जाता है उसको हम अग्रस्वर कहते हैं। ई ए ऐ। मध्य स्वर एक है आपका अ है। बाकी जितने आपके स्वर बचते हैं आ आगत वाला, उ ओ औ, ये आपके जो होते हैं वो पश्च स्वर कहे जाते हैं। दूसरा जो भेद होता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, मुखाकृति के आधार पे आपके जो भेद होते हैं वह आपके 4 भेद होते हैं, जिसमें होता है संवृत, स्वर, पहला इसका है संवृत, दूसरा है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, और तीसरा चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। ये आपके जो होता है मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। समृद्ध स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में यानी ऊपर और नीचे के दांत लगभग एकदम पास आ जाते हैं और मुख लगभग बंद सा रहता है, वो समृद्ध होते हैं। इसमें ई और उ, ये आपके जो होते हैं वो समृद्ध स्वर होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर जिनमें मुख थोड़ा सा जो होता है बंद होता है वो आपके अर्ध समृद्ध होते हैं। ए और ओ, ये आपके जो होता है अर्ध समृद्ध होते हैं। जो विवृत स्वर होता है वह एक ही होता है आ। विवृत यानी जिसमें मुंह पूरा खुला रहे, आ अगर कहते हैं तो हमारा मुख पूरा खुला रहता है, वो आपका जो होता है विवृत होता है। बाकी जो होते हैं आपके जो होते हैं अर्ध विवृत होते हैं, जैसे अ, ऐ, औ, और एक आगत का जो होता है आ। ये आपके जो होते हैं अर्ध विवृत स्वर कहे जाते हैं। तो आज इस पे मैंने देखा जो है जिह्वा की स्थिति के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, ई ए ऐ। जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है अ है, और जिसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, आ उ ओ औ। ये आपका जो होता है पश्च स्वर है। मुखाकृति के आधार पे 4 प्रकार के जो होते हैं स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इसके बाद होता है आपका
ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा जो स्वर के भेद हैं ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर भेद। तो ओष्ठाकृत के आधार पर जो स्वर के होते हैं वो दो भेद होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा जो होता है अवृत्तमुखी। ठीक, जिनके उच्चारण में ओठ का जो आकार होता है लगभग गोल जैसा हो जाता है वो वृत्तमुखी कहे जाते हैं, और जिनके उच्चारण में जो होता है ओठ का आकार गोल जैसा नहीं होता है वो अवृत्तमुखी होता है। जैसे उ ऊ, ओ औ, आ। जो आगत का जो होता है वो भी इसमें आ सकता है। और यानी ये जो उ ऊ, ओ औ अगर हम बोलते हैं तो हमारे ओठ का आकार गोल हो जाता है। इसके बाद आ, ई, ए, ऐ, ये आपके जो होते हैं वह अवृत्तमुखी कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में हमारे मुख का आकार गोल नहीं होता है, ये अवृत्तमुखी होते हैं। और ये चौथा भेद होता है मात्रा में लगने वाले, यानी उच्चारण में लगने मात्रा में स्वर के आधार पर। ये हो जाएगा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इस आधार पर स्वर के जो होते हैं तीन भेद माने जाते हैं। एक तो संस्कृत में प्रयोग होता है, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है इसका दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है। अब यहां पर जो होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी उच्चारण कर रहे हैं केवल एक मात्रा का समय लग रहा है, तो ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसे एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसमें दो मात्राओं का समय लगता है, तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। और एक जो होता है जो ओम कहते हैं, या हरे, किसी को पुकारना हो, बुलाना हो, या किसी का उच्चारण यानी यहाँ पर जो होता है दो मात्राओं से ज्यादा समय के लिए किया जाता है, या किसी स्वर को ज्यादा प्रेस करके ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वहां पर वो प्लुत स्वर हो जाता है। तो इस तरह हमने स्वर को देखा। स्वर आपके जो होते हैं, जैसे स्वर बिना जो है किसी निर्बाध गति से, बिना किसी अवरोध के जब हवा बाहर निकलती है जिन वर्णों के उच्चारण में, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर आपके जो होते हैं 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। और स्वर जो होते हैं, स्वरों के भी भेद होते हैं। स्वर के जो होते हैं दो भेद होते हैं, एक प्रयत्न विधि के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर हमने देखा, प्रयत्न विधि के आधार पे जो होते हैं 4 भेद होते हैं। और जो होता है जिसमें जिह्वा की स्थिति के आधार पर, दूसरा हमने देखा था मुखाकृति के आधार पर, तीसरा हम देख रहे थे ओष्ठाकृति के आधार पर, और चौथा हमने देखा उच्चारण में लगने वाले
समय के आधार पर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा वृत्तमुखी है, कौन सा अवृत्तमुखी है, कौन सा समृद्ध स्वर है, कौन सा अर्धविवृत स्वर है, तो इन स्वरों का जो है इस तरह से हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ये दूसरा भेद है, क्योंकि हमने स्वर के जो भेद किए थे वो दो भेद किए थे। एक तो किए थे जो प्रयत्न विधि के आधार पर, विधि के आधार पर, जिसमें हमने 4 देख लिए। पहला देखे थे हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर देखे, दूसरा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, दूसरा हमने देखा था मुखाकृति के आधार पर, तीसरा हमने देखा था ओष्ठाकृति के आधार पर, और चौथा हमने देखा था मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, या उच्चारण में मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। ये 4 प्रकार के हमने देख लिए। दूसरा जो इसका भेद था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वह आपके जो होते हैं कंठ स्वर है, तालु स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, ठीक है, इसके बाद कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है। तो उसको हम देख लेते हैं कौन से स्वर किस जो है उच्चारण स्थान से जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर जो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, ये इसका दूसरा टाइप है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला होता है कंठ, ठीक है, जिनका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता है उसे कंठ स्वर कहते हैं, अ और आ। इसका जो उच्चारण होता है वह कंठ से किया जाता है। दूसरा होता है तालु, जिसका उच्चारण जो होता है जब जिह्वा जो होता है दांत के ऊपर वाले भाग को तालु को छूती है तो उसका उच्चारण जब होता है तो उससे जो होता है तालव्य या तालु स्वर कहते हैं, या इसको हम तालव्य भी कह सकते हैं। कंठ हो गया, दूसरा जो है वह तालव्य है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा जो होता है ओष्ठ, ओष्ठ जिनके उच्चारण में मुख का आकार गोल जैसा हो जाता है, जिसमें उ जो होते हैं आपके ओष्ठ होते हैं। चौथा आपका है मूर्धन्य, मूर्धन्य जो होता है वह री का जो स्वर होता है वह जो होता है मूर्धन्य होता है। इसके बाद आपका जो इसका 5वां भेद होता है वह कंठ तालु होता है। कंठ तालु में कौन कौन आते हैं, यानी दो दो उच्चारण स्थान प्रयोग इसमें होते हैं, कंठ भी होता है और तालु भी होता है, और ये जो स्वर होते हैं ए ऐ होते हैं। और छठा भेद होता है इसका कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ जो होते हैं वह आपके होते हैं ओ और औ। ये आपके जो होते हैं स्वर हो गए, और उच्चारण स्थान के आधार पे आपके जो होते हैं वह कितने भेद होते हैं उच्चारण स्थान पे आपके 6 भेद होते हैं। कंठ होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है, कंठ तालु होता है और कंठ ओष्ठ होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पे आपके जो होते हैं
6 भेद होते हैं। इससे जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो होता है कि ई कौन सा स्वर है, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या कंठ तालु है, इसमें से कौन सा जो स्वर होता है कंठ तालु है जैसे ए दे दिया, ई उ दे दिया, तो यहाँ पर जो होता है जो ए होता है आपका जो होता है वह कंठ तालु स्वर होता है। ये तो स्वर के बारे में जो था पूरी जानकारी थी। इसके बाद दूसरा जो वर्ड का टाइप्स आता है, वर्ड का भेद आता है, वह होता है व्यंजन। क्योंकि वर्ण जो होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के हमने देखे थे, पढ़े भी थे। पहला तो था स्वर। स्वर के बारे में हमने जान लिया कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से स्वर बोले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन, जो कि वर्ण का दूसरा टॉपिक है इसी का। व्यंजन जो वर्ण होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क लिखा तो क व्यंजन वर्ण है, या मैंने च लिखा तो च व्यंजन वर्ण है, ठीक है, या मैंने ट लिखा तो ट व्यंजन वर्ण है। क्योंकि इसका जो उच्चारण है वह स्वरों की सहायता से किया जा रहा है। इस तरह हम इसका जो है क अ का स्वर आ रहा है, च कह रहे हैं तो भी अ का स्वर आ रहा है, ट कह रहे हैं तो भी अ का स्वर आ रहा है, तो ये जो होता है व्यंजन कहे जाते हैं। यानी इनका जो उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए हम इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की तरह भी व्यंजन वर्णों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले हम व्यंजन को देख लेते हैं। जो व्यंजन की जो संख्या होती है, जो व्यंजनों की संख्या होती है, वह कितने होती है और किस तरह से होती है, उसको हम देख लेते हैं। ये आपके जो व्यंजन होते हैं या जो पूरी वर्णमाला होती है, किस तरह से कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में जो होता है, वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वह आपके 52 होते हैं, जिसमें जो है स्वरों की जो संख्या होती है वह आपके 11 होती है। बाकी जितने भी और आपके आएंगे सारे जो होते हैं वो व्यंजन ही रहेंगे। यानी जो 41 वर्ण आएंगे वह व्यंजन ही रहेंगे, ठीक है। उन 41 वर्णों को हम यहाँ पर देखेंगे, व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे। यानी कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, स्वरों की संख्या जो हो गई वो आपकी जो होता है 11 हो गया, और जो बाकी जो बचते हैं, बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ये 41 किस तरह से आते हैं इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे कि किस तरह उनकी जो संख्या होती है 41 होती है। यहाँ पर थोड़ी सी उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा आगे आते हैं क्योंकि है इसी का पार्ट ये। तो यहाँ पे जो होता है ये क वर्ग जो होता है, क से लेकर क वर्ग से म तक, यानी प वर्ग तक, क वर्ग से म तक जो वर्ण होते हैं वो आपके 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। 25 वर्ण जो होते हैं क से वर्ग से म तक के जो होते हैं वो 25 होते हैं आपके जो होते हैं। इसके बाद अंतस्थ वर्ण जो होते हैं
वो आपके 4 होते हैं। इसके बाद आपके उष्म जो होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, वो भी आपके 4 होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद आपके जो होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, ठीक, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 होती है। और इसके बाद जो और यहाँ पे 2 बच रहे हैं, 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39, 2 और जो बच रहे हैं वह आपके जो होते हैं आगत से भी लिए गए हैं। वो आगत से वो है ज और फ जो होते हैं, वो आपके जो वर्ण लिए गए हैं वो आपके जो होते हैं 2 वर्ण, यानी यहाँ पे आगत से भी आ जाते हैं 2। तो इस तरह से जो होते हैं आपके जो होता है 41 हो गए और 11 ये हो गया, 52 वर्ण जो आपके होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं किस तरह से जो होता है, ये वर्ण जो होते हैं वो 52 वर्ण हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे वह व्यंजन की कर रहे थे। तो व्यंजन के भी वैसे ही 2 भाग किए जा सकते हैं। व्यंजन, इसको भी प्रयत्न विधि के आधार पर हम कह सकते हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर। और दूसरा जो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये आपके जो होते हैं व्यंजन के भी 2 भेद यहाँ पर होते हैं। पहला होता है प्रयत्न विधि के आधार पे और दूसरा जो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो प्रयत्न विधि के आधार पे हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। पहले हम इसको जो है देखते हैं, इसके बाद दूसरे में हम उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। तो प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न विधि के आधार पे पहला जो होता है वह होता है स्पर्श व्यंजन। पहला जो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके जो होता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से जो है टच करती है तो उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या 4 वर्ण होते हैं? य र ल, ठीक है। ये जो 4 वर्ण होते हैं य व र ल, ये आपके जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के ही अंतर्गत जो होता है आपके जो य और व होते हैं उनको हम अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन तो हो गए, 4 हो गए। और इसके बाद जो होता है तीसरा जो इसका भेद होता है ऊष्म व्यंजन होता है। यानी जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के जो होता है
जब हवा निकलती है तो वो रगड़ते हुए, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए बाहर आती है, यानी मुख से उष्मा निकलती है, यानी गर्मी होती है, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं स, स, श, ह। ये आपके जो होते हैं उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ये प्रयत्न विधि के आधार पर है। नेक्स्ट आपके जो होते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? अर्ध स्वर जो होते हैं यानी कि ये आधे स्वर होते हैं और व्यंजन भी होते हैं ये, यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो य और जो व है इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि हम यड़ संधि में देखते हैं कि ई से य बन जाता है और उ से व बन जाता है। तो अर्ध स्वर अगर पूछता है तो अर्ध स्वर क्या होते हैं? य और व होते हैं जो अर्ध स्वर कहे जाते हैं। नेक्स्ट होता है लुंठित। नेक्स्ट होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जो होते हैं वह आपका जो होता है, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा गोल घूमते हुए जो होता है, ऊपर से टच करते हुए नीचे की तरफ आती है, तो वो लुंठित होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, वो र होता है। और एक जो होता है छठा जो इसका भेद होता है प्रयत्न विधि के आधार पर, वो होता है पार्श्विक। पार्श्विक यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जो होती है हवा जो होती है मुख में, यानी जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, पार्श्व से बाहर निकलती है, उसको पार्श्विक कहते हैं, जिसमें एक ही आता है, ला आता है। नेक्स्ट आपका सातवां जो होता है वह होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं यानी जिन व्यंजनों में या दो प्रकार के गुण होते हैं, इनको हम उच्छिप्त भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। जो आपके ड और जो ढ होते हैं उनको हम उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ये तो आपके जो होते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर भेद थे। प्रयत्न विधि के आधार पर पहला जो भेद था वह स्पर्श व्यंजन था। क से लेकर के जो म तक जो वर्ण हैं, क से लेकर जो म तक के वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरा इसका भेद था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आते हैं य, व, र, ल, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन, जिसमें चार होते हैं स, 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 ह। इसके बाद होता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वरों की जो संख्या होती है वह दो होती है और वो होते हैं य और व। ये आपके अर्ध स्वर कहे जाते हैं। लुंठित व्यंजन जो होते हैं वो र होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में जिह्वा का आकार गोल हो जाता है वो लुंठित स्वर कहे जाते हैं। और नेक्स्ट आपका टाइप्स होता है पार्श्विक जो व्यंजन होते हैं वो जो होते हैं यानी जिनके उच्चारण में जो है जिह्वा के बगल से हवा निकलती है वो लुंठित व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद आपका है द्विगुण। द्विगुण जो होते हैं ड और ढ, जिनके नीचे ये नुक्ता लगा रहता है, चिन्ह लगा रहता है, बिंदी लगी रहती है, उनको हम द्विगुण, उच्छिप्त व्यंजन और ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। इसके जो है अब दूसरे और भी टाइप्स पे आते हैं। सातवां के बाद हो गया आठवां टाइप्स। आठवां जो टाइप्स होता है इसमें होते हैं अल्प प्राण, नेक्स्ट जो होता है व्यंजन जो होते हैं इसमें होता है अल्प प्राण और महाप्राण, दोनों को हम एक में ही देख लेते हैं। और महाप्राण जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु निकलती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा प्राण वायु निकलती है उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो पहले यहां पे हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है
यानी स्पर्श व्यंजन का वो अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में क्या होता है? 1 3 5, 1 3 5, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये आपके जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। हम यहां पर देख लेते हैं क ग अंग, च ज इय, ट ड अड़, त द न, प ब म। ये आपके जो होते हैं अल्प प्राण कहे जाते हैं। इसके साथ ही जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि य र ल व, ये आपके जो होता है ये भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो होते हैं ड, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, जो द्विगुण के अंतर्गत आते थे, वो भी क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। और जितने स्वर होते हैं, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं सभी स्वर अल्प प्राण हैं। तो अल्प प्राण जो होते हैं, पहला और तीसरा वर्ण आता है, जो यहां पर मैंने लिखा है, पहला और तीसरा वर्ण लिखा है, प्लस अंतस्थ व्यंजन आता है, प्लस आपका जो होता है जो द्विगुण का ड होता है वह अल्प प्राण होता है। जो जितने भी स्वर होते हैं वे सभी जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण क्या होता है? दूसरा इसका टाइप था महाप्राण। महाप्राण यानी जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा प्राण वायु निकलती है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण के अंतर्गत जो होता है क्या आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण आता है। दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, जिसमें ग ख घ च छ छ झ ठ ड, इसके बाद थ ध फ भ। ये जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो आपका जो होता है महाप्राण होता है। और इसके बाद जो होता है आपका एक और बचता है जो यहाँ पर स, उसमें व्यंजन जो होते हैं स स स, ह जो होता है वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। इसके अतिरिक्त जो होता है, जो उच्छिप्त व्यंजन का जो होता है ड होता है, वो आपका क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। क्लियर दोस्तों? अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिसमें पहला तीसरा पांचवा होता है। अंतस्थ व्यंजन यरलव होते हैं। ड होता है यानी उच्छिप्त व्यंजन का। इसके बाद सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में जिसमें ज्यादा प्राण वायु निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं, जिसमें दूसरा और चौथा आता है। ख घ छ झ ढ ढ त थ ध फ भ, ये आपके जो है दूसरा और चौथा है। प्लस जो उष्म व्यंजन होते हैं वो भी महाप्राण होते हैं। और जो ढ होता है वो भी जो द्विगुण व्यंजन का होता है वो भी महाप्राण होता है। ये 8वां भेद था। 9वां जो इसका भेद होता है वह होता है घोष और अघोष। क्या होता है दोस्तों? घोष और अघोष व्यंजन। ये प्रयत्न विधि के आधार पे 9वां भेद है इसका, घोष और अघोष। तो इसमें भी हम पहले अलग अलग देख लेते हैं। घोष और यानी जिनके उच्चारण में, यानी घोष अघोष किसके आधार पे होते हैं? स्वर तंत्रियों में झनकृत के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे जो होते हैं। 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं उन्हें हम घोष कहते हैं। जैसे आपके जो होते हैं पहले और
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपके घोष होते हैं। कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं आपके घोष होते हैं, जिसमें आपके ग, घ, अंग, ज, झ, इय और ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, ये आपके घोष होते हैं। इसके बाद आपके जो होते हैं य, र, ल, व, ह, ये आपके घोष होते हैं। इसके बाद जो होते हैं ड, ढ, ये आपके घोष होते हैं। और जो स्वर होते हैं वो भी आपके जो होते हैं घोष के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो इसका टॉपिक वो है, टाइप्स है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में जो होता है वो आपके आते हैं पहला और दूसरा वर्ण, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये आपके घोष वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं। और नेक्स्ट आपका आता है जो तीनों प्रकार के स होते हैं वो भी आपके होते जो हैं अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका घोष और अघोष वर्ण था। नेक्स्ट होता है 10वां काकल्य। काकल्य, काकल्य जो होते हैं, काकल्य जो होता है जिनका उच्चारण जो अल्ह जिह्वा होता है, यानी कि विसर्ग और जो ह का उच्चारण होता है, जिनको हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है इसमें से कौन सा काकल्य वर्ण होता है। तो काकल्य वर्ण जो होता है वह ह होता है और विसर्ग होता है, जो काकल्य वर्ण कहा जाता है। और इसके बाद आपका आते हैं, आपका तो ये प्रयत्न विधि के आधार पर समाप्त हो गया। लास्ट आपका जो बचा हुआ है व्यंजन के भेद में वह है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट आपका है उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के जो भेद होते हैं वह आपके होता है पहला कंठ, यानी जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। नेक्स्ट है तालव्य। तीसरा होता है मूर्धन्य। चौथा होता है दंत्य। पांचवा होता है ओष्ठ। ये आपके जो होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं। क वर्ग जो होता है वो कंठ से होता है, क वर्ग। और ह का जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। च वर्ग यानी छ, छ, ज, झ, य, स, इसका जो उच्चारण होता है वह आपका तालव्य या तालु से होता है। ट वर्ग र, री, श और जो होता है इसका जो उच्चारण जो होता है वह मूर्धन्य से होता है। दंत से जो होता है त वर्ग होता है। इसके बाद ल और स का भी उच्चारण जो होता है वह कहाँ से होता है? दंत से होता है। नेक्स्ट आपका होता है प वर्ग। प वर्ग का जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ से होता है। और एक जो होता है इसका और होता है दंतोष्ठ व दंतोष्ठ।
यानी व का जो उच्चारण होता है वह दंतोष्ठ कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।